लक्ष्मी सुबह सुबह किचन में काम कर रही होती है। तभी वहाँ लक्ष्मी की बड़ी नंद राधा का आना होता है। भाभी, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे ऑफिस जाना होता है। मेरे कपड़े ढंग से धोया करो। फिर ये क्या लगा है मेरे कपड़ों में? ये चाय का दाग है। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की लेकिन ये हटा नहीं। और ऊपर से सफेद कपड़ा, आप जानती हैं ना, सफेद कपड़ों में कितने दाग लगते हैं। अरे तो आपको घर में किस लिए रखा है? जब आपको पता है कि कपड़ों में दाग लगे हैं तो उन कपड़ों से दाग हटा सकती हैं ना आप। तो आखिर आपने कपड़े अच्छे से धुले क्यों नहीं? लक्ष्मी राधा से बात कर ही रही होती है कि तभी लक्ष्मी की दूसरी नंद मधु वहाँ पर आ जाती है। और मधु आते ही अपनी भाभी को सुनाने लगती है। आपसे समय पर नाश्ता भी नहीं बनता क्या? कब से मैं नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप है कि सुबह जल्दी उठ तो जाती हैं, लेकिन आपसे काम नहीं संभलता। माँ, कहाँ हैं आप? माँ! बस मैं तो ला ही रही थी नाश्ता। वो राधा जी ने मुझे बुला लिया, मैं बस ला रही हूँ, आप बैठिए। अरे, मैंने क्या बुला लिया? आप तो खुद ही काम सही से नहीं करती, इस वजह से मुझे बोलना पड़ता है। और आपको अगर काम नहीं करना है तो मना कर दिया करो। अरे तुम दोनों बहू पर क्यों लगी हुई हो? अरे क्या बात हो गई है जो सुबह सुबह घर को सर पर उठा रखा है तुम दोनों ने? मैं कब से भाभी से नाश्ता मांग रही हूँ। भाभी है कि बातों में लगी हुई है। मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। कितनी बार कहा है भाभी से कि समय पर उठकर नाश्ता बना दिया करो। अब मुझे भूखे घर से निकलना होगा। और ये देखो, मेरे ड्रेस का दाग अब तक नहीं गया है। अब मैं क्या पहन कर जाऊं ऑफिस? मेरा मन तो करता है कि इस घर को छोड़ दूं। बहू, सच में तुझसे कोई काम नहीं होता तो तू घर का काम करती ही क्यों है? अरे मना कर दिया कर कि मेरे बस की कुछ नहीं है। नहीं माँ जी, मैं तो नाश्ता बना ही रही थी। मेरे 2 ही हाथ हैं और मैंने अपने 2 हाथों को काम में लगा रखा है, फिर भी मुझे सुनने को मिल रहा है। सुबह से लक्ष्मी को हर कोई सुना रहा होता है। मधु और राधा खासकर अपनी भाभी को सुनाती हैं और उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार करती हैं। और इधर बरामदे में सोफे पर बैठा रामलाल ये सब देख रहा था और अपनी बेटियों के ऑफिस निकल जाने के बाद वो अपनी पत्नी सुषमा से कहता है। अरे सुषमा, कितनी बार कहा है अपनी बिटिया को सर पर मत चढ़ाओ। कल को ससुराल जाएंगे तो तुम्हें क्या लगता है ये घर बसा पाएंगे? अरे इन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है, काम धंधा इनके बस की बात नहीं। नौकरी पर भी ना जाने कैसे काम करती होंगी। तुम्हें अपनी ही बेटी की बुराई करते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे इसमें बहू की भी गलती है ना। कपड़े समय पर धो दिया करे, अच्छे से कपड़े साफ करे, घर का काम समय पर करे, खाना पीना समय पर बना ले तो घर में कलेश तो नहीं होगा। जब घर में बहू नहीं थी तो क्या तुम्हारी बेटियां काम नहीं करती थी? जब से बहू आई है उसे घर की नौकरानी बना दिया है तुम लोगों ने। लक्ष्मी भी अपनी दोनों नंदों के नखरों से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि मधु और राधा दोनों ही हर वक्त लक्ष्मी को ताना दिया करते थे और उतना ही काम भी करवाते थे। अब देर शाम लक्ष्मी की दोनों नंदों के आने के बाद लक्ष्मी का काम और भी बढ़ जाता है। भाभी, आप देख रही हैं ना, मैं बाहर से गर्मी से आई हूँ। आप मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती क्या? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लक्ष्मी जब तक मधु के लिए पानी लेकर आती है तब तक वहाँ राधा भी आ जाती है। अब राधा भी अपनी भाभी को चाय बनाने के लिए कहती है। जब लक्ष्मी चाय बनाकर लेकर आती है तब तक मधु को पास्ता खाने का मन कर जाता है। भाभी, मुझे पास्ता खाने का मन कर रहा है, क्या आप मेरे लिए पास्ता बना देंगी? अगर इसके लिए पास्ता बनाया जा रहा है तो मुझे मैगी खानी है। लेकिन अभी तो मुझे खाना बनाना है। अगर खाना बनाने में थोड़ा भी लेट हो गया तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ। अगर आपने पास्ता नहीं बनाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, और अगर आपने मेरे लिए मैगी नहीं बनाई तो मैं भी रात का खाना नहीं खाने वाली। लक्ष्मी अब परेशान हो जाती है कि अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो उसकी सास उसे सुनाएगी, और इस वजह से लक्ष्मी पास्ता और मैगी बनाकर अपनी नंदों तक कुछ देर में पहुंचा देती है। लेकिन इधर खाने के लिए लेट हो जाता है और सुषमा घर में कलेश करने लगती है। बहू, तू कामचोर होती जा रही है। अरे तुझसे अब तक खाना नहीं बना है। मुझे पता है ना 9 बजे के बाद मुझे भूख लग जाती है, और तू जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि घर में कलेश हो और मैं तुझे अलग कर दूं, है ना? वही तो माँ, कब से भूख लगी है, लेकिन भाभी का खाना अब तक नहीं बना है। सुबह भी नाश्ता नहीं बना पाती और रात को डिनर टाइम पर भी नहीं बनाती हैं। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि आप इस गवार को अपने घर की बहू मत बनाइए, लेकिन आपने मेरी सुनी ही कहा। लेकिन माँ जी,
मेरी बात तो सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे ना ना, तेरी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है, मेरी ही गलती है। ये सब रामलाल देख रहा था और सुन भी रहा था। तभी वो अपनी बहू से कहता है, बहू तू जरा खाना बना ले, इसे मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम कि बहू काम नहीं करती? अरे अपनी दोनों बेटियों से पूछो, इन दोनों को पास्ता और मैगी खाना था तो भला खाने में लेट क्यों ना होता? मैंने अपनी आंखों से देखा है इन दोनों को पास्ता मैगी खाते हुए। हाँ तो बच्चे हैं, खा लिया तो क्या हो गया? आप भी हरदम मेरी बेटियों के पीछे लगे रहते हैं, आखिर चाहते क्या हैं आप? अरे खाने के लिए कौन मना कर रहा है? इन्हें तो मैं ये कह रहा हूँ कि खाने के समय अगर कुछ बनवाती हैं तो बहू को तो खाने में लेट होगा ही ना। लक्ष्मी भी अपनी दोनों नंदों से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि लक्ष्मी की नंदें जानबूझकर उन्हें परेशान किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और लक्ष्मी अपनी नंदों के बीच में पिसकर रह गई थी, और वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन एक रोज हद तब हो जाती है जब सुषमा की छोटी बेटी राधा भाग जाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, पहले अगर इस लड़की को काबू कर लिया होता तो आज सारे मोहल्ले में ये मेरी नाक नहीं कटवा रही होती। हाय रे। माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि नंद जी को कोई छोड़ने और लेने आता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि मुझे ही उल्टा सुना दिया था। अब अगर इन सब चीजों के लिए नंद जी को सपोर्ट मिल रहा था तो ये तो होना ही था ना। मधु, तुझे भी कल से काम पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी भी शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। अरे तुम दोनों को मैंने सपोर्ट करके अपने सर पर बैठा लिया है। मैंने कभी लक्ष्मी का दुख नहीं समझा। अरे तुम दोनों को अपनी बेटी समझकर इतना लाड प्यार दिया है कि तुम दोनों ने उसका खूब फायदा उठाया है। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? जब मैं तुम्हें बोलता था कि अपनी बेटियों पे काबू पा लो तो तुम कहती थी कि वो घर की बेटियां हैं और घर का सारा काम बहू से करवाती थी। अरे 2-4 काम उन दोनों ने भी कर लिया होता तो घर के तौर तरीके जिम्मेदारियां तो समझती। अब करवा लो बेइज्जती मोहल्ले वालों से, नाते रिश्तेदारों से। इसमें मेरी क्या गलती है अगर राधा घर से भाग गई तो? तेरी गलती ये है कि कल को तू भी भाग जाएगी। अब मुझे अपने घर में बेटियां तो रखनी नहीं है, वो भी जवान बेटियों को घर में रखना कैदियों को रखने जैसा है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि कब ये लोग घर से भाग जाएं बस। माँ जी, रोना बंद कीजिए और जो बचा है उसे संभालिए। मैं तो कहती हूँ कि उनके लिए भी रिश्ता देखिए और उनकी शादी करवा दीजिए। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं उनकी भाभी हूँ और ये मेरी ननद। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। एक तो भाग गई, दूसरी की शादी करवाकर इसे भी घर से विदा करो। अरे तुम्हें अपनी जिंदगी बेटे बहू के साथ बितानी है या फिर घर पे बैठी बेटियों के साथ जो तुमने अपनी बेटियों को इतना सर पर चढ़ा रखा है? अरे विदा करो इन्हें यहाँ से। अरे मेरे अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे ना, वरना आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। बहू मुझे माफ कर दे जो हर वक्त मैं अपनी बेटियों के सपोर्ट में तुझे बोला करती थी और तुझे खरी खोटी सुना रही थी और तेरी एक नहीं सुनी। लेकिन आज समझ आया कि कभी कभी सामने वाले की भी सुन लेनी चाहिए। देर से ही सही, लेकिन सुषमा को समझ आता है कि उसकी बहू सच में सबके सुनने के बाद भी नहीं बोलती, और जिन बेटियों के लिए वो अपनी बहू को सुनाती थी उन बेटियों ने तो बस उसकी नाक ही कटवाई थी। सुमित्रा सुबह सुबह अपने बेटे के पास बैठी होती है। सुमित्रा का बेटा विनोद कुछ समय पहले कोमा में चला गया था, जब हनीमून के दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें विनोद अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। हालांकि अपनी पत्नी के चले जाने के सदमे से वो कोमा में ही चला जाता है। आखिर कब तक मैं अपने बेटे को इस तरह देखती रहूंगी? अरे अब मुझसे मेरा बेटा देखा नहीं जाता ऐसे। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन सिर्फ कमी है तो मेरे बच्चे की, जो इतने समय से बिस्तर पर है। ना जाने मेरे बेटे को किसकी बुरी नजर लग गई, जो शादी के बाद वो इस तरह बिस्तर पर पड़ा है। 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इसे होश नहीं आया। सुमित्रा इतना कहकर किशन लाल के गले लगकर रोने लगती है। किशन लाल भी अपने कोमा में गए बेटे को देखकर आंखों में आंसू ले आते हैं, लेकिन किस्मत को कौन ही बदल सकता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुमित्रा अपने बेटे की खूब सेवा कर रही थी। सुबह शाम सुमित्रा मंदिर जाकर अपने बेटे के ठीक हो जाने की प्रार्थना करती।
एक रोज सुमित्रा मंदिर जाती है। सुमित्रा के साथ उसकी पड़ोसन राखी भी होती है। सच कहूँ सुमित्रा, तो तेरी बहू के पैर ही अच्छे नहीं थे। अरे उसके आने से देख घर में कितना कुछ बदल गया है। अरे तेरा अच्छा भला बेटा कोमा में चला गया और वो तो खुद दुनिया से चली गई। अरे इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी राखी, उसने तो दुनिया ही छोड़ दी, लेकिन अपने पीछे मेरे बेटे को बेसुध करके चली गई। अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, वही मेरे बेटे को ठीक करेगा बस। राखी और सुमित्रा बात करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तभी सुमित्रा की नजर फूल माला बेचने वाली लड़की पर पड़ती है। अरे राखी, देख जरा, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरी बहू की हमशक्ल हो। तू ऐसा कैसे बोल सकती है भला? अरे तेरी बहू का हम शक्ल यहाँ कैसे आ सकता है? अरे कह तो तू सच रही है। अगर इसे तेरी बहू की तरह कपड़े पहना दिए जाएं, तो ये बिल्कुल तेरी बहू लगेगी सुमित्रा। लेकिन इस फूल माला बेचने वाली की जगह पर पहले लता बहन बैठती थी, लेकिन आज वो नहीं है। चल पूछते हैं इससे। अब राखी और सुमित्रा उस लड़की के पास जाते हैं और फूल माला लेते हुए उस लड़की से पूछते हैं, अरे बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? और आज तुम्हारी माँ नहीं दिख रही। माँ जी, आज तबीयत ठीक नहीं है उनकी, जिस वजह से मुझे ये फूल माला बेचने आना पड़ा। कहिए तो कितने की माला दे दूं आपको? आप 2 माला दे दो बेटी। वैसे तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? तुम्हारी शादी हुई है या अब तक कंवारी हो? अरे आपको फूल माला लेना है तो वो लो ना, मेरी जन्म कुंडली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? हाँ, मुझे भी 2 माला दे दो। और सुमित्रा, तू भी क्या बेचारी से सवाल कर रही है? कहा तो उसकी माँ की तबीयत खराब है, तभी वो मंदिर के बाहर फूल माला बेच रही है, और कुछ भी नहीं। सुमित्रा और राखी अब पूजा करके घर आ जाते हैं, लेकिन सुमित्रा के जहन में बार बार उस फूल वाली का चेहरा आ रहा था। अब सुमित्रा अपनी पड़ोसन राखी के पास जाती है। क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? कोई बात हो गई है क्या? विनोद तो ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे बताए बिना मुझसे रहा नहीं गया। अरे बोल, क्या बात हो गई? आखिर मैं तेरी पड़ोसन हूँ, तेरी मदद तो कर ही सकती हूँ। तुझे किसी मदद की जरूरत है तो बता मुझे। नहीं, मुझे मदद की जरूरत तो है, लेकिन तेरे मदद के बिना ये काम हो भी नहीं पाएगा। इतना कहने के बाद राखी और सुमित्रा काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं, और बात करने के बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और अगली सुबह फिर से मंदिर पहुंच जाते हैं। इस बार मंदिर पहुंचकर सुमित्रा देखती है कि वो लड़की फिर से फूल माला बेच रही है। उससे फूल माला खरीद कर दोनों मंदिर में पूजा अर्चना करके मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। अरे इसके जाने तक का इंतजार करना होगा क्या? हाँ बिल्कुल, तभी तो हम इसका पीछा कर पाएंगे। अब दोनों मंदिर के बाहर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं और उस फूल वाली लड़की पर भी ध्यान दे रहे होते हैं। कुछ देर बाद उस लड़की का फूल माला बिक चुका होता है और जब वो जाने लगती है तो दोनों उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। अरे अभी हमारा इसके घर जाना सही नहीं, अब हम तरकीब नंबर 2 अपनाते हैं। ठीक कह रही है तू। अगर अभी हम इसका पीछा करते हुए घर गए तो हमें ही ये लोग चोर समझकर मारने लगेंगे। अगले दिन उस फूल माला वाली लड़की के घर सुमित्रा और किशन लाल रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, अपने बेटे विनोद का, जो कि कोमा में था। लेकिन मुझे ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आपको पता है ना पिताजी कि लड़का कोमा में है और मैं एक बीमार लड़के से शादी करूंगी जो किसी भी वक्त मरने वाला है। हाँ बेटी, हमारी एक आखिरी उम्मीद हमारा बेटा ही है। अगर तुमने भी शादी के नाटक से मना किया तो हमारी ये आखिरी उम्मीद भी धरी की धरी रह जाएगी। नंदलाल को किशन लाल पैसे दे देता है और चंपा भी सुमित्रा के घर की बहू बनकर उसके घर चली आती है। लेकिन चंपा की शर्त थी कि वो बस 4 दिन तक ही उसके घर रहेगी। अगर 4 दिन में उसके बेटे ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो वापस अपने घर आ जाएगी। अब चंपा पर विनोद को देखने, दवा खिलाने, देख रेख की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। ये सब मेरे बाप की वजह से हो रहा है। कुछ पैसों के लिए उसने मुझे नौटंकी की बहू बना दिया और ये मुर्दा ना जाने कब ठीक होगा। चंपा विनोद को सूप पिलाने के बाद व्हील चेयर पर बैठकर इधर उधर घुमाती है। माँ जी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है मैंने, वो भी इनके चक्कर में। इन्हें पकड़ेंगी आप? मैं जाकर कुछ खाकर आती हूँ।
अब चंपा खाने बैठ जाती है और चंपा के खाने के स्टाइल को देखकर सुमित्रा चंपा को देखती रह जाती है, क्योंकि चंपा बहुत सारा खाना लेकर खाने के लिए बैठी थी। बहू, थोड़ा कम खाओ, कहीं ऐसा ना हो पेट खराब हो जाए तुम्हारा। अच्छा, काम करवाते हो तब तो नहीं कहते कि थोड़ा कम काम किया करो वरना थक जाओगी। और हाँ, मैं आपकी बहू नहीं हूँ, बस 4 दिन की मेहमान हूँ और 4 दिन में यहाँ से चली जाऊंगी मैं। चंपा को घर आए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन विनोद के शरीर में कोई भी हरकत नहीं होती। वो जैसा था वैसा ही रहता है। अब ऐसे ही तीसरे दिन जब चंपा विनोद को सूप पिला रही होती है, तभी वो अपनी उंगलियों को हिलाता है। अरे क्या बात है, मालिक ने आखिरकार हाथ पैर हिलाना शुरू कर ही दिया। वैसे भी मुझे देखकर हर किसी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, और आप तो फिर भी मरीज हैं। ये बात जल्दी से चंपा सुमित्रा और किशन लाल को बताती है। किशन लाल और सुमित्रा भी बहुत खुश होते हैं। अरे सच में मेरा विनोद तो ठीक हो रहा है। उसके हाथों को देखो सुमित्रा, कैसे अपनी उंगलियां हिला रहा है। ये सब चंपा की वजह से हुआ है जी। वो चंपा को अपनी पत्नी समझ रहा है। हे प्रभु, मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक कर दो बस। किशन लाल और सुमित्रा खुश थे कि उनका बेटा ठीक हो रहा था, लेकिन अब तक 3 दिन भी बीत चुके थे और चौथे दिन चंपा विनोद के लिए सूप ला रही होती है, लेकिन फर्श पर पानी गिरने की वजह से उसका पैर फिसलता है और वो विनोद के सामने ही गिर जाती है। अब चंपा को गिरता हुआ देखकर विनोद में हलचल होने लगती है। वो अपने हाथ को हिलाने लगता है, गर्दन को धीरे धीरे हिला रहा होता है और आंखों को भी झपकने की कोशिश कर रहा होता है। अरे बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? तेरे गिरने की आवाज सुनकर मैं भागी भागी चली आई। यहाँ पर पानी किसने किया था? ये जो भी आप लोग कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। सुमित्रा और चंपा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां किशन लाल आता है और किशन लाल के आते ही उसकी नजर विनोद पर जाती है, जो कि अपने सर और हाथों को हिला रहा था। अब जल्दी से किशन लाल डॉक्टर को बुलाता है। मैंने सारे चेकअप कर लिए हैं। विनोद पहले से अब बहुत ज्यादा ठीक हुआ है और इसके ठीक होने के चांसेस 80% हो गए हैं। पहले यही चांस 20% था, लेकिन विनोद जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही सुमित्रा चंपा को गले लगा लेती है। बेटी, भले ही मैं तुझे यहाँ 4 दिन के लिए लेकर आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तू मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है। तू मेरी बहू की तरह भी दिखती है, तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का हाथ थाम ले। तुझे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी मेरी बच्ची। अब चंपा भी इस शादी के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो एक गरीब घर से थी और विनोद की तबीयत में सुधार आ रहा था। चंपा को उसके घर वाले भी समझते थे और चंपा और विनोद की शादी करवा दी जाती है। धीरे धीरे विनोद की तबीयत में सुधार आने लग जाता है।